पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ हार्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, पवन सिंह जब चुनाव था तो काफी चर्चा में बने हुए थे, लेकिन चुनाव लड़े, हाँ लोकसभा लड़े का। और चर्चा में भी रहे, लेकिन अब वो गायब हो गए। इधर गुंजन सिंह की बात करें तो गुंजन सिंह भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो भी चुनाव लड़े थे। हाँ, वो भी चुनाव लड़े थे। सर, क्या होगा? इन लोग आगे क्या करेंगे? आगे की राजनीति कैसे करेंगे सर इन लोग? ये जो सवाल आज हम लोग उठा रहे हैं करिश्मा, वो लगता है कि बहुत सारे जो अपने दर्शक हैं जानना चाह रहे हैं। हाँ, जानना चाह रहे होंगे कि ठीक है, लोकसभा का चुनाव लड़े पवन सिंह, लेकिन अब इन दिनों पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उनकी नहीं दिख रही है। वैसे ही गुंजन सिंह भी चुनाव लड़े और उनकी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। लेकिन एक बोनस भी देंगे हम लोग दर्शकों को। बोनस ये देंगे, एक और जो भोजपुरी दुनिया के जो कलाकार हैं उनके बारे में बताएंगे अपने दर्शकों को कि उनका क्या है अभी सियासी हालचाल, या आगे क्या होने वाला है। मतलब अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने दर्शकों को यह बताने जा रहे हैं कि 3 ऐसे भोजपुरी के कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, जिनकी राजनीतिक गतिविधि बढ़ने वाली है। सवाल तो करिश्मा तुम कर ही दी कि गुंजन सिंह गायब दिख रहे हैं, पवन सिंह गायब दिख रहे हैं, तो शुरुआत किन से की जाए? पवन सिंह से कर। चलिए पवन सिंह से शुरुआत करते हैं। और पवन सिंह के बारे में हमारे जितने भी दर्शक हैं, सुधी दर्शक हैं, वो जानते ही हैं पावर स्टार कि पावर स्टार हैं। और पावर स्टार चुनाव लड़े थे काराकाट से, और चुनाव लड़े तो परिणाम भी जान ही होंगे आप सब कि ऐसा किए कि खुद तो हारे ही, और कई अरे सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ी ना हराए, वो दाएं बाएं कितने को साफ कर दिए। वो मतलब जो कहा जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वही इस तरह की बात कह रहे हैं कि पवन सिंह अपने तो गए ही, कई लोगों को साथ में लेके चले गए। ठीक है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, बगल में आर.के. सिंह चुनाव हार गए, उधर बीजेपी के प्रत्याशी थे सासाराम से शिवेश कुमार, वो चुनाव हार गए। तो व्यापक असर हुआ शाहाबाद में, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब आगे की बात ये है कि, और सवाल भी सबके मन में, हमारे मन में भी सवाल था, इसीलिए हम लोगों ने इस पे काम किया। और जो हमारे पास खबर हाथ लगी है इसमें, वह ये है कि पवन सिंह बैठे नहीं हैं, पवन सिंह बेचैन हैं, और बेचैन है सियासत करने के लिए बेचैन है। मतलब वो रुकने वाले नहीं हैं, मंत्री बनने के लिए। हाँ, मंत्री बनने के लिए। सबसे पहले है कि जब सांसद बन जाए, तो सांसद तो बने नहीं, तो अगला मौका है क्या हो सकता है। तो पवन सिंह जो हैं आगे की तैयारी में लग गए हैं, और पवन सिंह के पास एक बड़ी टीम भी है, सब लोग जानते हैं, दर्शक जानते ही थे, और उसकी झलक जो लोकसभा का चुनाव था उसमें दिखा भी था। और ये है कि आखिर क्या करेंगे पवन सिंह। तो पवन सिंह चुनाव फिर लड़ेंगे। तो कौन सा चुनाव लड़ेंगे? तो आगे अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है पवन सिंह की, उनकी जो टीम है वो तैयारी में लग गई है। अब सवाल है कि अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कहां से लड़ेंगे। तो 2 विधानसभा है। देखिए, पवन सिंह जो हैं वो आरा के रहने वाले हैं, और 2 जगह जो उनकी टीम है 2 जगह पर काम कर रही है, अभी सक्रिय हो गई है उनकी टीम। और उसमें 2 आ रहा है, एक तो आरा विधानसभा आ रहा है, और दूसरा नाम आ रहा है जगदीशपुर विधानसभा। इन दोनों में से किसी एक जगह से लड़ेंगे। फिर निर्दलीय लड़ेंगे सर? अब ये आगे बताएंगे, पहले वहां का बता देते हैं। आरा विधानसभा की बात कर लेते हैं। तो आरा विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो अभी वहां पर बीजेपी के विधायक हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह वहां के विधायक हैं। और अगर हम लोग कल जगदीशपुर विधानसभा की बात करते हैं, अगर वो जगदीशपुर विधानसभा से लड़ते हैं, और ये सब आरा लोकसभा क्षेत्र में ही आता है, काराकाट नहीं जाएंगे पवन सिंह। ये खास बात बता रहे हैं आप लोगों को। और जगदीशपुर के जो विधायक हैं वो आरजेडी के विधायक है, राम विशुन यादव जो हैं वो हैं आरजेडी से हैं, राजद से हैं विधायक। अब देखिए, जरा गौर कीजिएगा, दर्शकों से है अपील कि अगर आरा विधानसभा से लड़ते हैं तो अमरेंद्र प्रताप सिंह वहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि फिर कहीं रार न छिड़ जाए, और कि निर्दलीय। और इसकी बात अगर है तो इनकी कोशिश है कि एनडीए से लड़े।
पवन सिंह की, और एनडीए में भी बीजेपी से। वैसे हालांकि उनको चुनाव में जब वो पीछे नहीं हटे तो पार्टी ने निकाल दिया बीजेपी से। खैर राजनीति है, चीज़ें बदल जाएंगी तुरंत। अब है कि वहाँ रार नहीं छिड़ जाए, इसकी एक आशंका जाहिर लोग कर रहे हैं। तो लेकिन आरा विधानसभा सीट उनकी पसंद की सीट है। अगर यहाँ कोई रार छिड़ती है, अगर बीजेपी से उनको टिकट मिलती है या वो कोशिश करेंगे, तो वो इस बार चाहेंगे पवन सिंह की कोई विवाद नहीं हो। तो इसके लिए ऑप्शन लेके उनकी टीम जो है अपना गतिविधि बढ़ा रही है। वो जगदीशपुर भी है। अगर जगदीशपुर विधानसभा से वो लड़ते हैं पवन सिंह, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो अगर सिटिंग सीट की बात करते हैं तो वो आरजेडी के हाथ में है, तो बीजेपी को भी उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया पवन सिंह का हालचाल। अब किसका बताएं? अब गुंजन सिंह का। और गुंजन सिंह, अच्छा गुंजन सिंह मतलब आप समझ गए होंगे हमारे दर्शक, जो निर्दलीय वाला सवाल था करिश्मा तुम्हारा, कि वो उनकी कोशिश क्या है। तो फिलहाल पवन सिंह की कोशिश यही है कि बीजेपी से अगर टिकट मिल जाए तो, यानी बीजेपी में आ सकते हैं पवन सिंह। देखा जाए क्या होता है, अभी बहुत समय है 2025 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि नवंबर में चुनाव होना है 25 में, तो वक्त है अभी। लेकिन अच्छा गुंजन सिंह भी तैयारी में लग गए हैं। और गुंजन सिंह नवादा से लोकसभा से चुनाव लड़े थे। उन्होंने कोशिश की थी बीजेपी से भी टिकट की, उन्होंने कोशिश की थी, चिराग पासवान के पास भी गए थे वो गुंजन सिंह, लेकिन कहीं से उनको टिकट नहीं मिला। इसके बावजूद वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, ठीक पवन सिंह की तरह। अच्छा, जब वो चुनाव लड़े थे तो दर्शकों को याद भी होगा कि भीड़ भी अच्छी उम्र रही थी, लेकिन वोट वो कन्वर्ट नहीं हो पाई। 29,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, एग्जैक्ट अभी ध्यान में नहीं है मुझे, लेकिन 29,000 से ज़्यादा वोट उन्हें मिले थे गुंजन सिंह को। तो गुंजन सिंह भी चैन से नहीं है और आगे की रणनीति और वो तैयार कर रहे हैं। गुंजन सिंह की भी यही कोशिश है कि निर्दलीय नहीं लड़ा जाए, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो, और बीजेपी से लड़ा जाए, ऐसी कोशिश उनकी है। अब क्या होगा ये तो अब नियति बताएगी, वक्त बताएगा कि उनको बीजेपी टिकट देती है कि नहीं देती है। लेकिन 2 विधानसभा पर उनकी भी नज़र है गुंजन सिंह की। एक विधानसभा है गोविंदपुर, जो नवादा लोकसभा क्षेत्र में ही आता है, गोविंदपुर। और वहाँ पर आरजेडी के अभी फिलहाल जो वर्तमान सिटिंग विधायक हैं वो आरजेडी से हैं, राजद से हैं। एमडी कामरान वहाँ के विधायक हैं गोविंदपुर। तो यहाँ भी फिट है बीजेपी के लिए, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है गुंजन सिंह के लिए। तो ये एक है। और एक और विधानसभा है जिस पर उनकी नज़र है, और गुंजन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। तो और गोविंदपुर में भवानीपुर है जगह, गांव, जहां के रहने वाले हैं कौन, तो गुंजन सिंह। तो उनके लिए मुफीद भी हो सकता है ऐसा, अगर ऐसा संभव हो जाता है तो गुंजन सिंह के लिए। तो एक ये है, अगर यहाँ पे बात जो है नहीं बनती है, जो उनकी कोशिश है, तो एक जगह और है जिस विधानसभा पर उनकी नज़र है, वो है बरबीघा। वो बरबीघा से लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी वक्त है। तो बरबीघा की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ मामला लगता है कि फंस सकता है। अब अपने दर्शकों के मन में यह सवाल आ सकता है करिश्मा कि क्यों फंसेगा बरबीघा में। बरबीघा में इसलिए मामला फंसेगा क्योंकि वहाँ से जदयू के सिटिंग विधायक हैं सुदर्शन, तो एक मामला ये फंसेगा। एक खबर यह भी आई है और न्यूज हाट ने बताया भी है आप सबों को, जिसमें अशोक चौधरी अपने दामाद सायन कुणाल को भी चाह रहे हैं वहाँ से चुनावी मैदान में उतारना। तो ये वहाँ थोड़ा जटिलता मुझे अभी दिख रही है। वक्त है तो चीज़ें बदल भी जाए, हालात बदल भी जाए, तो लेकिन उनकी नज़र है, क्योंकि बरबीघा जो विधानसभा है वो भूमिहार बहुल है। भवानीपुर में भी अच्छे खासे वोटर हैं भूमिहार समाज के, तो इसीलिए गुंजन सिंह की इन दोनों सीट पर नज़र है। अब पवन सिंह की बात हो या फिर गुंजन सिंह की बात हो, इसमें खास ये है दोनों में, ये दोनों एनडीए से, एनडीए में भी बीजेपी से टिकट चाह रहे हैं। तो सब कुछ उनकी अपनी तैयारी है। अब जैसे लोकसभा लड़ गए निर्दलीय तो लड़ जाए, बात अलग है, या किसी अन्य पार्टी में चले जाए, दूसरे गठबंधन से चले जाए, कोई सियासी कुछ तिकड़मबाजी हो जाए, उलटफेर हो जाए, तो बात अलग है। उनकी कोशिश है बीजेपी से। अब बीजेपी टिकट देती है कि नहीं देती है वो तो वक्त बताएगा। सर अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव का, वो क्या कर रहे हैं?
हाँ, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव मतलब क्या कहा जाता है, हिट मशीन। अगर पावर स्टार हैं पवन सिंह तो वो हिट मशीन है भोजपुरी की जो दुनिया है, फिल्मों की जो दुनिया है उसमें। अब उसमें क्या है कि खेसारी लाल यादव कई बार अपनी राजनीतिक इच्छा जाहिर कर चुके हैं। जब पिछले लोकसभा की बात हम लोग कर रहे हैं, पवन सिंह का जिक्र अभी हमने किया है, तो पवन सिंह जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो खेसारी का एक बड़ा क्रेज वहां दिखा था। खेसारी वहां प्रचार करने भी गए थे पवन सिंह के समर्थन में, और उनकी राजनीतिक इच्छाएं इस तरह की रहती हैं। कई बार वो कहे भी हैं कि राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, कई बार उन्होंने कहा भी है, फिर कदम पीछे भी किया है खेसारी लाल यादव ने। और कई दफे लालू प्रसाद के यहाँ भी नजर आते हैं, लालू परिवार के साथ भी नजर आते हैं वो। तो ये है, मतलब राजद से उनकी नजदीकी यदा कदा दिख जाती है खेसारी लाल यादव की। अब है कि राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सुगबुगाहट यही है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार का, उसमें खेसारी लाल यादव राजनीति के मैदान में कूद सकते हैं। अब सवाल है कि कूदेंगे तो कहां से कूदेंगे, क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे तो हाँ, चुनाव लड़ेंगे, इसकी जोर शोर से उनकी टीम तैयारी में लग गई है। अब सवाल कि कहां से लड़ेंगे, तो खेसारी लाल यादव जो हैं, रहने वाले जो हैं वो सारण के हैं। अब है कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्या होगा, इसको अगर देखते हैं और जो उनकी टीम की गतिविधि है, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो छपरा विधानसभा से लड़ना चाह रहे हैं खेसारी लाल यादव चुनाव। तो खेसारी लाल यादव के लिए मुफीद है छपरा सीट। अब पूछेंगे कि कैसे मुफीद है, तो इसलिए क्योंकि यह बीजेपी की सिटिंग सीट है और सीएन गुप्ता यहाँ के विधायक हैं अभी भाजपा से। तो लालू प्रसाद को भी बहुत दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से टिकट देने में, किसी को अगर टिकट काटने की भी नौबत नहीं आएगी, वो दे सकते हैं खेसारी लाल यादव को। और खेसारी लाल यादव की निकटता हम कह ही चुके हैं कि बार बार दिखने को मिलती है लालू परिवार से, तो ऐसा संभव हो सकता है। ये तीनों जो शख्सियत के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये हाँ, इनकी जो टीम है, और ये लोग साधारण नहीं हैं, इनके बड़े फैन फॉलोइंग हैं। गुंजन सिंह में तो कह सकते हैं, गुंजन सिंह के बारे में है कि मगही भी है उनका, वो भी गाना गाते हैं, मगही में भी भोजपुरी भी गाते हैं, और एक तो पावर स्टार ही है, दूसरा हिट मशीन ही है। तब तो समझ ही गए होंगे अपने दर्शक कि कोई कमज़ोर नहीं है, इनकी बड़ी टीम भी है, ये लोग तैयारी में लग गए हैं। तो फिलहाल इतना अपडेट हम लोग के पास था, वो हम दर्शक को दे दिए। फिर कुछ आएगा तो फिर बताएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, मोहन भागवत ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि एक आदमी सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहा है या बनना चाहता है। सर, किसको कह रहे हैं मोहन भागवत? ये सवाल अभी नेशनल लेवल पे ये सवाल शुरू हो गया है कि आखिर मोहन भागवत इन दिनों झारखंड में थे और बड़ी बैठक भी हुई है, आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रचारकों की बैठक हुई है, बड़ा मंथन हुआ है। और जैसे ही ये कार्यक्रम सामने में आया कि झारखंड में इस तरह की बड़ी बैठक मीटिंग होने वाली है आरएसएस की, उसी समय से अनुमान लग रहा था कि कुछ बड़ा होगा, लोग अपने अपने हिसाब से लगा रहे थे। तो बैठक ये चूँकि संगठन की बैठक थी तो अंदरूनी बातें हुई इसमें, अपना रूपरेखा आगे की कार्य योजना, ठीक है। अब उन्होंने जो गुमला में एक कार्यक्रम को जो संबोधित किया आरएसएस चीफ मोहन राव भागवत ने, उसमें जो उनके संबोधन के जो शब्द रहे हैं उसके अब मायने निकाले जा रहे हैं। और हालांकि मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं वो सब पर फिट बैठता है, चाहे हम हों, आप हों, वो हों, कोई और हो। लेकिन चूंकि परिस्थिति जो राजनीति की देश की अभी ऐसी बनी है, और 10 जून को जो उनका एक बयान आया था मणिपुर के संदर्भ को लेते हुए, उससे जो है इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि आखिर किसको कह रहे हैं। तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम लोगों के मन में भी आ रहा है सवाल कि कहीं मोदी को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है, और यह भी सवाल उठ रहा है कि कहीं बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं। ये सवाल लोगों के मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले दिन ही जेपी नड्डा ने, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि अब भाजपा को आरएसएस की बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो
उसी समय से जो है कहा जा रहा है कि रिश्ते जो हैं वो तलख हो गए हैं। और जब चुनाव के नतीजे आए, भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, फिर मणिपुर के संदर्भ में जो आरएसएस चीफ ने कहा, इन सब चीज़ों से जो गुमला में उन्होंने कहा है मोहन राव भागवत ने, उससे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। अब इसको अपने अपने तरीके से लोग सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये सवाल खड़ा जरूर हो रहा है कि वाकई में बीजेपी के रिश्ते आरएसएस से अच्छे हैं कि नहीं, या फिर आरएसएस जो है बीजेपी की जो कमान है वो अपने हाथ में ले लेना चाहती है। क्योंकि इस बार जो कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष में बदलाव होगा, और जो बदलाव होगा उसमें संगठन का बड़ा हस्तक्षेप होगा, मतलब आरएसएस का बड़ा हस्तक्षेप हो सकता है। तो इन सब संदर्भों की वजह से जो उन्होंने कहा है मोहन राव भागवत में, वो लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। अब दर्शक पूछेंगे जो इस खबर से रूबरू नहीं होंगे, वो पूछ रहे हैं कि आखिर गुमला में मोहन राव भागवत ने कहा क्या दिया आरएसएस चीफ ने। तो उन्होंने कहा है कि प्रगति और विकास का कोई अंत नहीं होता, इंसान पहले सुपरमैन, फिर देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहता है। तो इस तरह की बातें वो कह रहे थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।